हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी टेट जून 2022 के जो एग्ज़ाम 24 जुलाई से शुरू हो रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट पैडागोजी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, आपके एचपी टेट के जो फॉर्म भरे जा रहे हैं वो 1 जुलाई तक भरे जाएंगे। लास्ट डेट जो है वो आपकी ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की वो आपकी 1 जुलाई है। और जो आपके एग्ज़ाम शुरू होंगे टेट के वो 24 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक चलेंगे। 24 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक आपके एग्ज़ाम होंगे एचपी टेट के। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो ये मैं जितने भी क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, जिनके भी आंसर बताऊंगा, वो प्रोविजनल आंसर की के अकॉर्डिंग बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि डैश बच्चों पर किए गए अध्ययन बुद्धि में वातावरण की भूमिका को दर्शाते हैं। रोल ऑफ इन्वायरमेंट ऑन इंटेलिजेंस इज हाईलाइटेड बाय स्टडीज ऑन चिल्ड्रन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, गोद लिए बच्चों पर किए गए अध्ययन बुद्धि में वातावरण की भूमिका को दर्शाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये मैं जितने भी क्वेश्चन आपको करवाऊंगा उनके आपने शॉर्ट नोट्स जरूर बना लेने हैं, क्योंकि आपको ये रिवीजन के टाइम काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। और ये मैं जितने भी आपको आंसर्स बता रहा हूँ ये प्रोविजनल आंसर की के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि अनाथ बच्चों की कम बुद्धि लब्धि का एक कारण है। तो लो आईक्यू ऑफ ऑर्फन चिल्ड्रन इज़ ड्यू टू, तो अनाथ बच्चों की कम बुद्धि लब्धि का एक कारण है। तो इसका जो कारण होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वंचित वातावरण जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। डिप्राइव्ड इन्वायरमेंट जो है वो आपका अनाथ बच्चों की कम बुद्धि लब्धि का एक कारण है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि स्पेयरमैन के अनुसार बुद्धि के दो कारक हैं। अकॉर्डिंग टू स्पेयरमैन टू फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस आर। तो स्पेयरमैन के अनुसार बुद्धि के दो कारक कौन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, सामान्य व विशिष्ट, जनरल एंड स्पेसिफिक जो है वो आपके स्पेयरमैन के अनुसार बुद्धि के दो कारक हैं, फैक्टर हैं दो किसके? इंटेलिजेंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि बुद्धि के साथ प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। इंटेलिजेंस थ्योरी ऑफ 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज वाज गिवन बाय। तो बुद्धि के जो 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। थर्ड जो है वो आपके बुद्धि के 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपने इनके शॉर्ट नोट्स जरूर बना लेने हैं, रिवीजन के टाइम ये काफ़ी आपको हेल्पफुल साबित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि गार्डनर के अनुसार बुद्धि डैश आयामी है। अकॉर्डिंग टू गार्डनर इंटेलिजेंस इज डैश डायमेंशनल। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है होगा, बहु मल्टी। गार्डनर के अनुसार बुद्धि बहुआयामी है। अकॉर्डिंग टू गार्डनर इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल। नेक्स्ट है, गार्डनर के अनुसार बुद्धि के डैश प्रकार हैं। अकॉर्डिंग टू गार्डनर इंटेलिजेंस इज डैश टाइप। तो कितने गार्डनर के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार हैं? क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, 8 प्रकार हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, इसमें बोला गया कि एरिक्सन का किशोरों के लिए विकासात्मक कार्य है। एरिक्सन डेवलपमेंट टास्क फॉर एडोलेसेंस इज। तो एरिक्सन का जो किशोरों के लिए विकासात्मक कार्य है वो ऑप्शन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पहचान निर्माण, आइडेंटिटी फॉर्मेशन जो है वो एरिक्सन का किशोरों के लिए विकासात्मक कार्य है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि दंड व पुरस्कार पर आधारित कोलबर्ग के नैतिक विकास का स्तर है। तो कोलबर्ग लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड्स इज। तो दंड एवं पुरस्कार पर आधारित कोलबर्ग के नैतिक विकास का स्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पूर्व पारंपरिक। ऑप्शन नंबर बी, प्री कन्वेंशनल पूर्व पारंपरिक जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दंड व पुरस्कार पर आधारित कोलबर्ग के नैतिक विकास का स्तर है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स के लेखक हैं। द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स वाज रिटन बाय। तो ये किसने लिखी है बुक? क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, फ्राइड ने लिखी है। द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स के लेखक फ्राइड हैं।
अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि मानवतावाद बल देता है, ह्यूमनिज्म इम्फेसिस। तो मानवतावाद बल देता है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, स्व को, सेल्फ को, खुद को मानवतावाद जो होता है वो बल देता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि व्यवहार की व्याख्या में सूचना प्रक्रमण को आधार बनाया गया है। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एज बेसिस ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर इज इन। तो व्यवहार की व्याख्या में सूचना प्रक्रमण को आधार बनाया गया है। तो किस में बनाया गया है? क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका संज्ञानात्मक वाद में, कोग्निटिज्म में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है, इसमें बोला गया कि अधिगम शिक्षण प्रक्रिया के केंद्र में डैश है। डैश इज एट द सेंटर ऑफ लर्निंग टीचिंग प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, अधिगम करता। अधिगम शिक्षण प्रक्रिया के केंद्र में अधिगम करता है। तो लर्नर इज एट द सेंटर ऑफ लर्निंग टीचिंग प्रोसेस। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि मनोविश्लेषणात्मक वाद के अनुसार व्यवहार की उत्पत्ति का आधार है। तो अकॉर्डिंग टू साइको एनालिसिस बिहेवियर ऑर्गेनाइज फ्रॉम। तो मनोविश्लेषणात्मक वाद के अनुसार व्यवहार की उत्पत्ति का आधार है। तो ऑप्शन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका अचेतन प्रवृत्तियाँ। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है कि विकास प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली प्रमुख ग्रंथि है मास्टर ग्लैंड डायरेक्टिंग डेवलपमेंट प्रोसेस। तो विकास प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली प्रमुख ग्रंथि कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, पीयूष ग्रंथि। अगला प्रश्न है, पेवलोव के प्राचीन अनुबंधन प्रयोग में घंटी की आवाज़ है। इन पेवलोव स्टडी ऑन क्लासिकल कंडीशनिंग द साउंड ऑफ द बेल इज। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुबंधित उद्दीपक कंडीशनर स्टिमुलस। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पेवलोव के प्राचीन अनुबंधन प्रयोग में घंटी की आवाज़ क्या है? आपकी अनुबंधित उद्दीपक है, कंडीशनड स्टिमुलस है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, अपने ही चिंतन के बारे में चिंतन करना है। टू थिंक अबाउट वंस ओन थिंकिंग इज। तो अपने ही चिंतन के बारे में चिंतन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका परावर्तित चिंतन। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। टू थिंक अबाउट वंस ओन थिंकिंग इज रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। अपने ही चिंतन के बारे में चिंतन करना परावर्तित चिंतन होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, पहचान निर्माण किया जाता है, आइडेंटिटी फॉर्मेशन इज डन ड्यूरिंग। तो पहचान निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका किशोरावस्था में होगा, एडोलेसेंस में होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, पूर्व पारंपरिक अवस्था में नैतिकता का निर्धारण डैश के आधार पर किया जाता है। ड्यूरिंग प्री कन्वेंशन लेवल मोरालिटी इज ऑन द बेसिस ऑफ। तो पूर्व पारंपरिक अवस्था में नैतिकता का निर्धारण डैश के आधार पर किया जाता है। तो ये किया जाता है आपका दंड व पुरस्कार के आधार पर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि डैश ने व्यक्तित्व के 16 पीएफ अनुसूची का निर्माण किया है। 16 पीएफ पर्सनैलिटी इन्वेंटरी वाज गिवन बाई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, कैटल। तो कैटल ने व्यक्तित्व के 16 पीएफ अनुसूची का निर्माण किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 पीएफ पर्सनैलिटी इन्वेंटरी वाज गिवन बाई कैटल। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि सकारात्मक व नकारात्मक रूप से में स्थायी व अधिगमित मूल्यांकन है। तो रिलेटिवली परमानेंट एंड लर्न इवेल्युएशन इन फेवरेबल ऑन अनफेवरेबल वे इज। तो सकारात्मक व नकारात्मक रूप से स्थायी व अधिगमित मूल्यांकन है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका अभिवृत्ति, एटीट्यूड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि किसी लक्ष्य के आकर्षण को बढ़ाने या घटाने वाली स्थितियां हैं। कंडीशंस विच आइदर इंक्रीज और डिक्रीज अट्रैक्टिवनेस ऑफ गोल्स आर। तो किसी लक्ष्य के आकर्षण को बढ़ाने या घटाने वाली स्थितियां हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रलोभन, इंसेंटिव होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है,
इसमें बोला गया कि व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर इज। तो व्यवहार में जो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 22 का जो करेक्ट होगा वो होगा आपका अधिगम, लर्निंग। लर्निंग जो है वो आपका व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि प्रशिक्षण के द्वारा किसी क्षेत्र विशेष में अच्छा कर पाने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी टू डू वेल इन स्पेसिफिक आर एरिया ड्यू टू ट्रेनिंग इज। तो प्रशिक्षण के द्वारा किसी क्षेत्र विशेष में अच्छा कर पाने की संभावना है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका अभिक्षमता, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। प्रशिक्षण के द्वारा किसी क्षेत्र में अच्छा कर पाने की संभावना है, अभिक्षमता, एप्टीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। इसमें बोल रहा है कि मैस्लो सिद्धांत में प्रथम स्तर की अवधारणाएं हैं। द फर्स्ट लेवल ऑफ नीड्स इन मैस्लो थ्योरी आर। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, जैविक। मैस्लो सिद्धांत में प्रथम स्तर की आवश्यकताएं हैं आपकी जैविक हैं, बायोलॉजिकल हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि अध्यापक द्वारा ऋणात्मक पुनर्वलक का प्रयोग विद्यार्थी के शुद्ध उच्चारण की संभावना को। तो इसमें बोला गया कि यूज ऑफ नेगेटिव रीइंफोर्सर बाय द टीचर विल डैश द प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बाय द स्टूडेंट। तो अध्यापक द्वारा ऋणात्मक पुनर्वलक का प्रयोग विद्यार्थी के शुद्ध उच्चारण की संभावना को क्या करेगा? क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि बुद्धि बुद्धि व्यक्ति की वे समग्र क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति सुविवेक चिंतन करके स्वदेशीय व्यवहार करने तथा अपने पर्यावरण से प्रभावी रूप से निपटने में समर्थ होता है। ये कथन किसका है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटेलिजेंस इज एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू एक्ट पर्पसफुली, टू थिंक रैशनली एंड डू डील इफेक्टिवली विद द एनवायरनमेंट, वो स्टेटमेंट इज दिस। तो ये किसकी स्टेटमेंट है कि बुद्धि व्यक्ति की वे समग्र क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति सविवेक चिंतन करके स्वदेशीय व्यवहार करने तथा अपने पर्यावरण से प्रभावी रूप से निपटने में समर्थ होता है। ये कथन किसका है? ये कथन आपका है वेशलर का है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपने इन क्वेश्चंस के शॉर्ट नोट्स जरूर बना लेने हैं क्योंकि आपको ये रिवीजन के टाइम काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। अगला प्रश्न है दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों को समझने से संबंधित बुद्धि है, इंटेलिजेंस इन्वॉल्व इन अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर ऑफ अदर इज। तो दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों को समझने से संबंधित बुद्धि है, ये है आपकी ऑप्शन नंबर डी जो है अंतर व्यक्ति तक इंटरपर्सनल है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको प्रोविजनल आंसर की के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ये प्रीवियस एचपी टेट के जो एग्ज़ाम हुए थे पिछले साल 2021 में उसके हम क्वेश्चन साइकोलॉजी के डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि 8 वर्षीय बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 75 है की मानसिक आयु होगी, मेंटल एज ऑफ 8 years child whose IQ is 75 will be। तो इस क्वेश्चन का मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि 8 वर्षीय बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 75 है की मानसिक आयु होगी। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। 6 जो होगा वो उसकी क्या होगी? मानसिक आयु होगी। तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि फॉर्मूला कौन सा है, ये आपका मेंटल एज वाला फॉर्मूला कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है इसमें बोला गया कि अर्थपूर्ण संवेदना है, मीनिंगफुल सेंसेशन इज नोन एज। तो अर्थपूर्ण संवेदना है तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका प्रत्यक्षीकरण है। अर्थपूर्ण संवेदना जो है वो आपकी परसेप्शन है, प्रत्यक्षीकरण है। मीनिंग फुल सेंसेशन इज नोन एज परसेप्शन। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि बालक की सूचना प्रक्रमण क्षमता डैश है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेसिटी ऑफ ए चाइल्ड। तो बालक की जो सूचना प्रक्रमण क्षमता है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका सीमित होगा, लिमिटेड होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बालक की जो सूचना प्रक्रमण क्षमता है वो आपकी सीमित होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी साइकोलॉजी के जो मेनली 30 क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए।
आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो ये मैंने जितने भी आपको क्वेश्चंस के आंसर बताए वो प्रोविजनल आंसर की के अकॉर्डिंग बताए हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आप HP टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।